हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रसायन शास्त्र के अंतर्गत आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक संयोग के नियम। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि पदार्थ जो है इसके सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। सूक्ष्मतम कण, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स ऑफ द ये मैटर्स है वो क्या है, सूक्ष्मतम कण। ऐसे इसको हम कहते हैं परमाणु। और परमाणु जो होते हैं अणुओं से मिल करके बनते हैं। पहले ये परमाणु क्या है इसके बारे में हम समझ लें कि परमाणु कहते हैं किसको। तो इस परिभाषा होगा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ये कभी स्वतंत्र नहीं रहेगा। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं, परमाणु। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक में हम परमाणु से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, परमाणु के सिद्धांत और इसके मॉडल को हम लोग जानेंगे। और साथ साथ सबसे पहले हम रासायनिक संयोग के नियम को जानेंगे। तो और परमाणु से मिलकर परमाणु से बनता है अणु, अणु से बनेगा पदार्थ। तो अभी हम देखें, हम रासायनिक संयोग का नियम इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आखिर किसी पदार्थ के जो अणु हैं उसके परमाणु में कैसे संयोग करेंगे तो पदार्थ का निर्माण होगा। तो इससे रिलेटेड पदार्थ के निर्माण में हम और फिर परमाणु के विभिन्न प्रकार के गुणों को हम जानेंगे। इसके लिए हम लोग इस चैप्टर को हम देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले परमाणु क्या है, परमाणु के बारे में जानिए। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण। और परमाणु से बनता है अणु। परमाणु कैसे रासायनिक संयोग करेगा तो पदार्थ बनेगा। रासायनिक संयोग के 3 नियम हैं। रासायनिक संयोग के ऐसे तो मुख्यतः 5 नियम है, लेकिन आप लोगों को मुख्यतः 3 नियम पढ़ने के लिए है। पहला है पदार्थ के अनस्वरता के नियम। पहला नियम है पदार्थ के अनस्वरता के नियम। पदार्थ के अनस्वरता नियम में हम लोग जानेंगे ये अनस्वरता का नियम क्या है। जैसे कि 2 या 2 से रासायनिक संयोग में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मान लिया कि एक AB है और एक CD पदार्थ है। 2 पदार्थ मिल करके मान लिया कि बनता है AC + BD, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक संयोग में हमेशा 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके नया गुण वाले एक पदार्थ का या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें जो शुरू वाले पदार्थ होंगे, इसमें रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है उसको कहते हैं हम अभिकारक। और जो प्रतिफल जो बनेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको कहते हैं हम प्रतिफल। तो इस अभिकारक में 2 पदार्थ हैं, एक AB और एक पदार्थ है CD। 2 पदार्थ मिलकर के और एक नया पदार्थ बना, कौन कौन, AC एंड BD बन रहा है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं इस पदार्थ AB और CD में जो परमाणु हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो कौन है, इसमें A है एंड B है, इसमें C है एंड D है। तो इसमें आप एक देख रहे हैं। और जो प्रतिफल के रूप में बना, जो AC एंड BD बना, इसमें भी परमाणु वही ABCD है। परमाणु का अस्तित्व बदला नहीं है, परमाणु वही है। और साथ ही साथ जो इसमें यही नियम है कि इसमें जो अभिकारकों के जितने भी अभिकारक जो पदार्थ भाग लिए उनके सभी परमाणुओं का कुल परमाणु द्रव्यमान जो है, कुल परमाणु द्रव्यमान, यानी सभी अभिकारकों के परमाणुओं को जोड़ दिए तो कुल परमाणुओं का जो कुल अनुभार हो गया। और ये इधर कुल प्रतिफलों का कुल भार बराबर होगा।
यही पदार्थ के अनस्वरता का नियम। पदार्थ के अनस्वरता का नियम का प्रतिपादन लभ्वाजे महोदय ने, पूरा नाम था क्या? लभ्वाजे, जो कि फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये फ्रांस के थे, है ना। इन्होंने 1789 ईस्वी में, कब? लभ्वाजे ने 1789 ईस्वी में पदार्थ रासायनिक संयोग संबंधी रासायनिक संयोग के प्रथम नियम जो है, क्या नियम है? पदार्थ के अनस्वरता के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है, दो से एक या एक से अधिक से कोई एक या एक से अधिक पदार्थ के, क्योंकि अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु परस्पर पुनः से पहले रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? जितने भी पदार्थ हैं उसके परमाणु पहले विघटित हो जाते हैं और विघटित होकर के पुनर्संगठित होते हैं और पुनर्संगठित होकर के नया गुण वाले नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो कोई एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु में परस्पर पुनर्संयोजित होकर जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जो कि प्रतिफल कहलाएगा, प्रतिफल का निर्माण करते हैं, तो पहला है कि परमाणुओं का अस्तित्व कायम रहेगा, उनमें परमाणुओं का अस्तित्व क्या रहता है? कायम रहता है। अर्थात कोई भी परमाणु न तो समाप्त होगा और ना ही कोई नया परमाणु बनेगा। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारकों में जो परमाणु हिस्सा लिए थे उनका अस्तित्व कायम रहता है, वो चेंज नहीं होते हैं और ना ही कोई नया परमाणु बन जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई नया परमाणु बनेगा, ना कोई परमाणु उसमें से समाप्त होगा। जैसे कि हम बताए थे कि एक पदार्थ है AB और एक पदार्थ है CD, दोनों मिलकर के अभिक्रिया किया तो मान लिया कि AC and BD बन रहा है, तो देख रहे हैं AB ठीक है, C भी है, B भी है, D भी है, और कोई नया चीज भी नहीं बना, कोई M N कोई नहीं आ गया, ABCD सब है ही। और दूसरा जो है कि परमाणु का अभिकारकों और प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है, यानी वो चेंज नहीं होगा, कुल परमाणु द्रव्यमान वही रहेगा, बदलेगा नहीं। यानी यहाँ कहने का मतलब जो AB का, यहाँ AB प्लस CD का कुल द्रव्यमान, यहाँ AB प्लस CD का कुल द्रव्यमान बराबर AB प्लस CD का कुल द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को हम AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में मापेंगे, तो कुल द्रव्यमान और बराबर AC प्लस BD, सॉरी यहाँ BD है, AC प्लस BD का कुल द्रव्यमान। यही है पदार्थ के अनस्वरता का नियम, जिसके प्रतिपादन किसने किया था? लभ्वाजे ने, जो फ्रांस के थे। उन्होंने 1789 ईस्वी में इस रासायनिक संयोग के नियम का प्रतिपादन किया था। अब चलते हैं दूसरा नियम।
दूसरा नियम है स्थिर अनुपात के नियम। स्थिर अनुपात के नियम। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1794 में फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, पहले देख लेते हैं वैज्ञानिक का नाम क्या था और उसके बाद क्या यह नियम है उसको हम देखते हैं। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये भी फ्रांस के ही थे, लववाजे भी फ्रांस के थे और ये भी फ्रांस के थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट, यही क्या कहता है ऑक्सीजन का भी खोज किया था प्राउस्ट महोदय ने। ये प्रिस्टले था, ये प्राउस्ट है, ये प्राउस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने कब किया था, 1794 ईस्वी में किया था। जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 ईस्वी में ये स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। अब नियम क्या है ये समझेगा। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु, चूंकि परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु, तो दो या दो से अधिक परमाणु में एक निश्चित स्थिर अनुपात में मिलकर किसी पदार्थ के अणु का निर्माण करता है। यानी परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलने से अणु का निर्माण होगा और ये अणु हमेशा भार के विचार से और परमाणु संख्या के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। ये नहीं कि अलग अलग अनुपात में मिलेंगे। जैसे कि जल को देख लिया जाए, जैसे हम जल को लेते हैं एग्जाम्पल, या इसको ये कहेंगे किसी भी पदार्थ चाहे वे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, कोई पदार्थ चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसके परमाणुए भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लो जल, जल चाहे तो आप समुंदर से प्राप्त करो, चापाकल से प्राप्त करो, है ना, चाहे बाल्टी में के जल लिया, लोटा में के लिया, चाहे पानी जो पड़ा है शुद्ध जल वो प्राप्त करो। जल चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे उसको हम H2O लिखेंगे। जल, जल क्या है जिसको हम, जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र क्या होता है, जल एक क्या है यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है H2O, यानी H&O। H का मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के परमाणुओं के मिलने से बनता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास में मिलने से बनता है और हमेशा हाइड्रोजन के दो परमाणु, इसके कितने परमाणु हैं, दो परमाणु, और ऑक्सीजन के एक परमाणु, यही अनुपात में मिलेगा। चाहे वो जल समुंदर से प्राप्त करो या वर्षा का जल शुद्ध जल हो, चाहे वो नाली का जल हो नाली का जल में ऑक्सीजन दो को नहीं हो जाएगा, नाली का जल में भी ऑक्सीजन वही रहेगा, हाइड्रोजन दो परमाणु, ऑक्सीजन ओ परमाणु, है ना। चाहे वर्षा का जल है, चाहे किराला का जल, चाहे गंगा मैया का जल, कहीं भी जल होगा उसमें हाइड्रोजन दो परमाणु दो भाग और ऑक्सीजन एक भाग होगा। यदि भार के विचार से देखा जाए तो भार देखा जाए हाइड्रोजन का, चूंकि एक होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 1 × 2
यानी कितना हो गया 2 AMU। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU। तो भार के विचार से 1:8। हमेशा भार के विचार से जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में ही मिले होंगे, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। यही है स्थिर अनुपात के नियम। अगला है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात के नियम। इसका प्रतिपादन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुएं, अभी तो बताए थे अणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक किसी पदार्थ के अणु के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, लेकिन यदि वही परमाणु अलग अलग अनुपात में मिलेंगे तो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करेंगे। इसमें है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुएं, है ना, भिन्न भिन्न अनुपात में मिल करके भिन्न भिन्न अनुपात में यदि मिलेंगे तो मिलने पर अलग अलग यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। परंतु उनके जो परमाणुएं होंगे मिलेंगे, अलग अलग अनुपात में मिलेगा तो अलग अलग यौगिक का निर्माण करेगा, परंतु वे परमाणु हमेशा एक सरल सांख्यिक अनुपात में मिला होता है। परंतु उन अणुओं के परमाणु हमेशा एक सरल सांख्यिक अनुपात, जैसे कि 1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 3:4 इत्यादि में मिले होते हैं। यही है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों, ये है कार्बन एंड ये है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन यदि 1:1 मिलेगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बना लिया, कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसी तरह यदि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 तो मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। देख रहे हैं कि अलग अलग अनुपात मिल गया तो अलग अलग अणु बना लिया। इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी देख लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग मिलेगा, हाइड्रोजन 2 भाग एंड ऑक्सीजन 1 भाग, तो क्या मिलेगा, जल बनेगा, H2O। अब यही हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु मिलेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है, जल है। ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो इस तरह से अलग अलग, यदि किसी पदार्थ के में जो उसके परमाणु है यदि भिन्न भिन्न अनुपात में मिलेंगे तो भिन्न भिन्न पदार्थ का निर्माण करेगा, परंतु वे मिलेंगे तो हमेशा एक सरल सांख्यिक अनुपात में ही मिलेंगे। यह है पदार्थ के रासायनिक संयोग के गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का सिद्धांत। अब हम चलते हैं परमाणु के सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले प्रस्तुत किया किसने, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया? रदरफोर्ड। पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहाँ के भाई? कहाँ के थे भाई? आखिर कोई देश के हैं? कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और ये 1911 ईस्वी में, है ना, परमाणु के सिद्धांत दिए। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक प्रयोग किया था, प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल, एक प्रयोग को बताएंगे हम, एक प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। पहले इनका परिचय देख लो। ये कहाँ के थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड इंग्लैंड के थे। 1911 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ये एक महान वैज्ञानिक थे। इनको 1908 ईस्वी में रसायन विज्ञान के लिए, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। काहेला भाई? काहेला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सा काम किए थे रसायन शास्त्र में? ये तो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे 1911 ईस्वी में। अब प्रस्तुत किए तो बाद में ना पुरस्कार मिला, लेकिन उसके पहले क्या कोई काम नहीं किए? उसके पहले भी ये बहुत प्रमुख काम किए थे। ये क्या किए थे? तत्वों के विघटन संबंधित एवं जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियोधर्मी पदार्थ, उस पर बहुत सारे खोज किए थे। तत्वों के विघटन एंड रेडियोधर्मी पदार्थ पर किए गए शोध कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 1908 ईस्वी में। अब देखेंगे कि परमाणु सिद्धांत इन्होंने क्या प्रस्तुत किया, परमाणु के बारे में इन्होंने क्या बताया। परमाणु के बारे में अभी तो हम जानते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ऐसे परमाणु को फिर से हम एक बार लिख देते हैं। परमाणु क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, है ना, एटम। और उसके बाद है अणु यानी मॉलिक्यूल। अणु किसको कहते हैं? तो पदार्थ का सूक्ष्म कण जो ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ये तो परिभाषा आप पहले से जानते हैं। अणु किसको कहते हैं, परमाणु किसको कहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने परमाणु संबंधित और जो विस्तृत जो विश्लेषण किया उसको हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में। बड़ा गर्मी भाई, लाइन कट गया। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। से संबंधित प्रमुख बातें। पहला तो है तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण। तत्व का
सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। तथा यौगिक के सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म ऐसे ही होगा, सॉरी, सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु, बाद में चल करके इसको अणु कहा गया, कहलाता है। पहला। दूसरा है इसका विशेषता कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। हालांकि बाद में चल करके ये हमें पता चला कि परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से बना होता है। हालांकि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये 3 मौलिक कणों से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य है। तीसरा है परमाणु अनश्वर है। अनश्वर है, इसका मतलब है कि अर्थात परमाणु का ना तो निर्माण और ना ही विखंडन संभव है। ठीक है। चौथा नियम ये बताया कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे समान गुण वाले होंगे। हालांकि ये भी बाद में अपवाद है। एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। यही पर अगले में इसका अपवाद हो जाता जा रहा है। यदि पूछेगा कि परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की क्या अवगुण है या इसमें क्या कमियां हैं, दोष क्या है, तो ये देख लेंगे। सबसे पहला तो ये बताए थे कि परमाणु का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को या कह दिया यौगिक परमाणु, लेकिन उसको कहते हैं हम अणु। दूसरा है कि परमाणु अविभाज्य है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु मुख्यतः 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो इत्यादि से बने होते हैं। लेकिन परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कण से बने होते हैं। इसके बाद बताया कि परमाणु क्या है? एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। ये तो इसका दोष था, क्योंकि एक देखते हैं समस्थानिक में जब हम पढ़ने लगे, समस्थानिक में हम देखते हैं यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। इसमें क्या है? एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होंगे, यानी एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान भी समान होगा, परमाणु संख्या भी समान होगा, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या भी समान होगा। परंतु हम बहुत सारे देखते हैं समस्थानिक को क्या जाने के बाद यूरेनियम, एक यूरेनियम 235 होता है ना, इसका परमाणु संख्या 92, और एक होता है यूरेनियम 238, है ना, इसका भी परमाणु संख्या 92। देख रहे हैं दोनों का परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो गया, समान नहीं ना हुआ, समान है। इस तरह हाइड्रोजन में देखते हैं, हाइड्रोजन का होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, हाइड्रोजन जिसका कि परमाणु द्रव्यमान 1 भी होता है, एक होता है ड्यूटेरियम जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 2, और एक होता है प्लूटोनियम, कितना होता है 3 भी होता है ना। इस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों का परमाणु संख्या तो 1 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं, लेकिन इसका अपवाद मिल गया। यूरेनियम देखो दोनों एक ही तत्व है, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। हाइड्रोजन के भी देखिए परमाणु द्रव्यमान 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, जो इसका अपवाद है। लेकिन रदरफोर्ड ने यही बताया था। अगला 5वां, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। इसका भी अपवाद है। ये बताया कि अलग अलग, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु का गुण अलग होगा, कैल्शियम का परमाणु का गुण अलग होगा, होता ही है, और कार्बन का अलग गुण होगा, नाइट्रोजन का अलग गुण होता है। निश्चित अलग अलग तत्व, जितने भी प्रकृति में 114 तत्व, 114 से भी अधिक हो गए, तो उन सभी तत्वों का जो परमाणु चिन्ह जो होंगे वो अलग अलग गुण वाले होंगे। लेकिन इसका भी अपवाद हो गया जब समस्थानिक देख रहे हैं, समस्थानिक में भी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, एक है कार्बन, देख लो कार्बन, और एक है नाइट्रोजन।
कार्बन 14, कार्बन का भी एक 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, तो कार्बन 14 हम बता रहे हैं और एक नाइट्रोजन। कार्बन का इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान 14 है ना। नाइट्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 है। दोनों का देख रहे हैं अलग अलग तत्व है। हम बताए थे कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न भिन्न गुण वाले होंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं भिन्न भिन्न तत्व तो है लेकिन इनका गुण भिन्न भिन्न नहीं बल्कि समान हो गया। यहाँ भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का बिल्कुल गुण भिन्न भिन्न होगा, यानी परमाणु द्रव्यमान भी होगा, परमाणु संख्या भी अलग होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार्बन है और नाइट्रोजन दो अलग अलग तत्व है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान सेम है, जो इसका अपवाद है। ठीक है, अभी हम देखें परमाणु के सिद्धांत रदरफोर्ड का। अब हम देखते हैं एक प्रयोग किए थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यही प्रयोग किए थे रदर और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन रदरफोर्ड? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल ये प्रयोग किए थे। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था कब? 1911 ईस्वी में। उसमें क्या किया कि सोने के पत्थर, ये स्वर्ण पत्थर है, क्या है? बहुत पतला पत्थर, बहुत 0.0001 mm से भी कम, और इस पर एक रेडियो धार्मी पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ से हमेशा अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। कौन कौन किरणें निकलती है? अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा किरणें होती है। अल्फा पर धनावेश होता है, बीटा पर ऋणावेश, गामा आवेशहीन है। अब इन में से क्या किया? सिर्फ अल्फा कणों को सामने यहाँ से गुजरने दिया, है ना। इसमें से अल्फा कण गुजर रहे हैं, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे चलते चले जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण उसने पाया कि सीधे चलते चला गया। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गया? सीधे चलते चला गया। ठीक बीच में देखा कि कुछ अल्फा कण जो ऐसे जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। ठीक बीच वाला जा रहा है, थोड़ा विक्षेपित हो जा रहा है ना। और कुछ देखा कि कुछ अल्फा कण जो है सीधे जाकर के सीधे उसी पथ पर वापस लौट आया, गया जिस पथ पर सीधे उसी पथ पर वापस लौट आया। क्योंकि इसके पहले परमाणु के मॉडल में बताया था, इसके पहले हम लिखना भूल गए थे परमाणु के सिद्धांत में, कि रदरफोर्ड ने यह बता दिया था कि परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये भी छूट गया था, फिर से आप देखो, लिख लो उसको। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश, जो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। हालांकि उसने ये नहीं बताया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये नहीं बताया था, लेकिन अभी बताए थे इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, हम बताएंगे, दिखाएंगे इसको। और नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब चूंकि जितने और किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो सकता है। हाइड्रोजन एक ऐसा कण है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। हाइड्रोजन एक प्रकृति में एक ऐसा मात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, यानी न्यूट्रॉन रहित यदि कोई तत्व पूछेगा तो है हाइड्रोजन, बाकी सब में हाइड्रोजन न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर रहेगा। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही होता है जितना नाभिक में प्रोटॉन होता है। इसीलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर हो गया था। जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश, तब प्लस माइनस दोनों का मात्रा बराबर, आवेश बराबर। इसलिए परमाणु विद्युत के उदासीन होते हैं। यदि पूछा जाए कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या
जिस पर ऋणावेश होता है और उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या जिस पर धनावेश होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो इसीलिए धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होने के कारण परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन था, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश है ही नहीं है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, ये धन आवेश है। तब ना धन आवेश के पास अल्फा किरण जिस पर धन आवेश गया तो लौट गया, यानी नाभिक में कैसा आवेश है, धन आवेश है, यानी प्रोटॉन नाभिक में है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। क्यों? न्यूट्रॉन पर यदि कोई आवेश रहता और प्रोटॉन पर भी रहता तो दोनों उसमें भी फर्क हो सकता था। इसीलिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जिस पर धनावेश है इस और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, इसीलिए उसने बताया था कि नाभिक जो है धनावेशित है, क्योंकि यहाँ से अल्फा कण विक्षेपित हो जा रहा है। ठीक है, यही प्रयोग किया था 1911 ईस्वी में, ठीक है, रदरफोर्ड ईस्वी में। इसके आधार पर उसने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। क्या क्या निष्कर्ष निकाला वो देखिएगा। परमाणु का यह जो प्रयोग किया था इसके आधार पर, पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। काहे भाई, क्यों खाली है? क्योंकि इसमें जो अल्फा कण जिस पर धनावेश जा रहा था वो अधिकांश सीधे के सीधे चलते चला गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे चला गया, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरा, परमाणु का केंद्र जिसे नाभिक कहते हैं में धन आवेश पाया जाता है, यानी परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें देख रहे थे कि अल्फा कण यहाँ जाकर के विक्षेपित हो रहा है, तो धन के पास धन जाएगा तब ना प्रतिकर्षण होगा, धन के पास ऋण जाएगा तो सटिए जाता जाकर के, यानी ये धन के पास धन जा रहा है इसलिए विक्षेपित हो रहा है, यानी परमाणु का केंद्र क्या है, धनावेशित है। और तीसरा, नाभिक जो है, नाभिक का आकार या आयतन परमाणु की तुलना में नगण्य है। परमाणु की तुलना में क्या है, नगण्य है। क्यों भाई? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण चला गया था, बहुत कम अल्फा कण लौट आया, इसीलिए परमाणु का जो आकार, नाभिक का आकार है क्या है, वो नगण्य है। ठीक है, इसके बाद परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं, N और P होते हैं। नाभिक में कौन है, नाभिक में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन आवेशहीन, न्यूट्रॉन क्या है, आवेशहीन, तथा प्रोटॉन क्या है, धनावेशित है, अतः नाभिक धनावेशित है। ठीक है, अगला, अगला है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, उसी प्रकार नाभिक मान लीजिए कि सूर्य है और उसके चारों ओर ग्रह के तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है और विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। जैसे ग्रह अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता ना है, सौर मंडल में 8 कक्षाओं में क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सब चक्कर लगाते रहता है। उसी प्रकार ये भी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। कक्षा का हालांकि नामकरण इसने KLMNO से किया।
इन कक्षाओं को KLMNO से बाद में इसको सूचित किया गया। और अगला है, इसने बताया कि ये नाभिक है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। लेकिन अब ये नाभिक पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन परिनावेश, तो दोनों के बीच, कक्षा और नाभिक के बीच, इसके बीच कौन सा बल लगता है? स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों के बीच में परस्पर आकर्षण बल लगेगा ना, स्थिर विद्युत बल। और स्थिर विद्युत बल लगेगा तो इस तरह सट जाएगा। लेकिन ये किसके द्वारा संतुलित होते हैं? तो चूंकि ये घूम रहा है, एक निश्चित गति के साथ घूम रहा है, तो इसके बीच अपकेंद्रन बल लगेगा, अपकेंद्रन बल। और इन दोनों के द्वारा ये क्या होते हैं? संतुलित होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। परंतु इसका दोष आप देखिएगा, इसका दोष ये है कि सबसे पहला तो दोष यह देखिएगा कि इसका दोष यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसको तय रदरफोर्ड ने नहीं कर पाया। दूसरा दोष यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो लगाने से उनकी गतिज ऊर्जा में ह्रास होगा। ह्रास होने के कारण जो अपकेंद्रन बल है धीरे धीरे घटते चलेगा। बाहर की ओर अपकेंद्रन बल के कारण क्या होता है? बाहर की ओर कोई पिंड फेंकाता है, अपकेंद्रन बल के कारण बाहर की ओर पिंड फेंकाता है, और स्थिर विद्युत बल, आकर्षण बल के कारण अंदर की ओर ये खिंचा रहा था। तो अब दोनों में देख रहा है आकर्षण बल तो लग रहा है, क्योंकि NP, ये दोनों के बीच P और E की संख्या घट बढ़ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ये अपकेंद्रन बल लग रहा है, तो अपकेंद्रन बल लगने के कारण देख रहे हैं कि जब ये घूमेगा तो इसकी गति, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो गति ऊर्जा धीरे धीरे घटता है, अंतिम में हमारी गति घट जाता है। तो यदि उनका ऊर्जा स्तर निश्चित नहीं रहेगा तो धीरे धीरे उनका ऊर्जा घूमने से ह्रास होगा, जिससे उनकी गति ऊर्जा कम जाएगा। गति ऊर्जा से ये क्या होगा? कम होगा। कम जाने के कारण क्या होगा? धीरे धीरे ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गति ऊर्जा घटने के कारण क्या होगा? जो गति ऊर्जा घट रहा था तो यहाँ था, मान लिया कि यहाँ है, तो इस तरह से धीरे धीरे इसकी ऊर्जा घटते जाएगा। धीरे धीरे घटते घटते अपकेंद्रन बल घटने के कारण अंततः नाभिक में समा जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा इसका दोष था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का। लेकिन इसको दोष को दूर करने के लिए अब हम चलते हैं, नील्स बोर ने एक योजना प्रस्तुत किया, परमाणु का नील्स बोर योजना। नील्स बोर योजना। नील्स बोर योजना को हम देखेंगे कि ये क्या था। नील्स बोर योजना, नील्स बोर ने देखे थे हम कि यहाँ पर यदि ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो बता दिया। लेकिन नील्स बोर योजना में सबसे पहले प्रस्तुत कब किया था? 1913 ईस्वी में। नील्स बोर योजना ने 1913 ईस्वी में यह परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, परमाणु मॉडल। और इसके लिए इनको, इसी कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1922 ईस्वी में। नील्स बोर को 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ ये परमाणु मॉडल के लिए। रदरफोर्ड भी परमाणु मॉडल दिए थे, लेकिन उसके पहले दूसरे कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तत्वों का विभाजन, विखंडन एवं रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में जो विभिन्न प्रकार के शोध किए थे उसके लिए उनको मिला था। नील्स बोर ने, देखते हैं, जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसके जो दोष थे उसको दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या परमाणु मॉडल दिया, देखते हैं। सबसे पहला रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इसका ऊर्जा धीरे धीरे ह्रास होगा। लेकिन नील्स बोर ने बताया कि नहीं, ये अलग अलग कक्षा को इसने बता दिया,
पहले कक्षा को क्या कहते हैं के, दूसरे कक्षा को एल, तीसरे कक्षा को के एल एम, इस तरह से चौथे कक्षा को एन के एल एम एन, पांचवें को ओ, इस तरह से सूचित किया है ना। और इसमें एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, मतलब इसमें ऊर्जा की ह्रास नहीं होता है। ह्रास नहीं होगा तो गति जो निश्चित रह जाएगा, जिसके कारण स्थिर विद्युत बल और जो बाहर लगने वाले अपकेंद्रण बल बराबर रहेगा। ऊर्जा में इसमें कमी नहीं होता है। यही ऊर्जा स्तर को हम के एल एम एन ओ से सूचित करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी वह निश्चित कर दिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अब 2n² होता है। कितना होता है? 2n²। तो पहले कक्षा n बराबर यहाँ हो जाएगा 1, तो 2n², यानी कितना होगा 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। l में n बराबर कितना हो गया 2, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। तीसरे कक्षा में यानी m कक्षा जो होगा, m कक्षा, ये जो इसमें निश्चित ऊर्जा स्तर के साथ परमाणु गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इसमें n बराबर 3, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 गुने 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 होगा। इस तरह से n चौथे कक्षा में n बराबर 4, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। पाँचवें कक्षा यानी n बराबर 5, तो इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकतम संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की इस पाँचवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 होगा। इस तरह छठे में के एल एम एन ओ पी 7 कक्षा अधिकतम हो गए, 7 से ज़्यादा नहीं होगा। तो n बराबर 5 6 और n बराबर 7, तो इसमें 2 गुना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72। हालांकि ये इतना होंगे नहीं, किसी में अंतिम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं। 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98, इतने होंगे, लेकिन इतना होते नहीं हैं। ये तो होते हैं, लेकिन अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा यदि रहेगा इस तरह से, तो अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 8। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते हैं। और इसका ऊर्जा स्तर निश्चित होने के कारण ये परमाणु का अस्तित्व बना रहता है, यानी जितना वो नाभिकीय बल लगता है उतना ही वो अपकेंद्रण बल लगता है। गति जो निश्चित रहने के कारण और परमाणु का अस्तित्व कायम रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखते हैं फिर से, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में जिसको कि L से सूचित करते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे, तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। बाद में हम बताएंगे आपको कि ये कक्षाएं उप कक्षा में विभक्त होते हैं, कक्षा उप कक्षा में विभक्त होते हैं, जिसको S P D F ये उप कक्षा है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या S में होता है 2, P में होता है 6, D में होता है 10 और F में होता है अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कक्षाएं उप कक्षाएं विभक्त होते हैं। और एक चीज और बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर लगा रहा है, नील्स बोर ने बताया कि विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लिया कि चक्कर लगा रहा है, यदि ये चूंकि यहाँ एक निश्चित, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ होता है बढ़ता है, यहाँ का जैसे जैसे इधर जाएंगे ऊर्जा स्तर घटता है ना। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से यदि जंप करके अंदर जाएगा, तो बाहर का चूंकि ऊर्जा अधिक है, अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, बाह्यतम से अंदर आएगा तो ऊर्जा मुक्त होगा। क्योंकि यहाँ ऊर्जा ज्यादा था, अब अंदर आ गया तो यहाँ ऊर्जा ज्यादा था, यहाँ आ रहा है तो यहाँ ज्यादा वाला क्या हुआ, वो मुक्त हो जाएगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन, यदि कोई अंदर से बाहर जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर है, यहाँ ऊर्जा कम है, यहाँ जाके इसको घूमना है तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो और ऊर्जा चाहिए ना, तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। ये भी नील्स बोर ने बताया। यदि कोई इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में यदि प्रवेश करता है, यदि बाह्यतम से उसके पहले वाले ऊर्जा स्तर में आएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो उसमें ऊर्जा का क्या होगा, मुक्त होगा। बाहर से अंदर में आएगा तो ऊर्जा मुक्त होगा। यदि अंदर से बाहर की ओर यदि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जाता है, गति करता है, तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा। ये नील्स बोर ने अपनी योजना प्रस्तुत किया, परमाणु के मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, आज इस कक्षा में इतना ही।
आज का टॉपिक में इतना ही, जो कि वीडियो बड़ा हो गया है। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह आपको लाभ मिलते रहे। अगला वीडियो पुनः देखिएगा। तब तक मिलेंगे, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप सभी लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय। हाँ।